बच्चों, मैं आपके इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 8। जी हाँ बच्चों, जिसका नाम है वन स्टेप अहेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है वन स्टेप अहेड। वन स्टेप अहेड मतलब कि एक कदम आगे। तो बच्चों चलिए हम इसको समझते हैं कि इस पाठ में हमें क्या जानने को मिलता है। हम स्टोरी को रीड करते हैं और उसके अर्थों को समझते हैं। Through the window of the compartment, I watched the countryside slip past. From a distance, the men in the fields in their white dhotis and turbans, and the women folk in bright splashes of color against the green background of paddy fields. Through the window of the compartment, यानी कि अपनी खिड़की से। कंपार्टमेंट आप देखते हैं बच्चों, ट्रेन पर आप यात्रा करते हैं तो डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, बॉक्सेस होते हैं ट्रेन के। तो उस कंपार्टमेंट की जो विंडो है, अपने कंपार्टमेंट की विंडो से जो लेखक है वो बाहर की तरफ देख रहे थे। और वो क्या देख रहे थे? आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप, यानी कि जितना भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उनकी नज़रों से होते हुए गुजरता हुआ चला जा रहा था, पीछे की तरफ चला जा रहा था। फ्रॉम अ डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड्स इन देयर वाइट धोतीज एंड टर्बन्स, और जो आदमी लोग थे, बहुत से लोग उसे दिखाई दे रहे थे अपने विंडो से, जो वो कंपार्टमेंट की विंडो से देख रहा था। तो बहुत सारे आदमी खेतों पर उसे दिखाई दे रहे थे जिन्होंने धोती और टर्बन यानी कि पगड़ी पहनी हुई थी। एंड द वुमेन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, और जो धान के जो बड़े बड़े खेत लगे हुए थे उनका जो धानों का जो एक छवि जिस तरीके से दिखाई दे रही थी, वो पूरा बैकग्राउंड जो है पीछे से पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा था पैडी फील्ड्स के कारण, यानी कि धान के खेतों के कारण। वुमेन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर, यानी कि जो वुमेन का जो दल था वो इस तरीके से बिल्कुल उजेले, कहना चाहिए उजला, जो स्प्लैशेस ऑफ कलर यानी जैसे रंग बिखरा हो, पूरा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड ऐसा नज़र आ रहा था पैडी फील्ड्स का। सीम टू इनहैबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने जो है एक जो ग्रामीण का जो निवास करने वाले लोग होते हैं उनकी एक सुंदर चित्र, उसे ऐसा दृश्य जो है मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा था लेखक को। आई सेड ग्लूड टू द विंडो, लेखक कहते हैं कि मैं जो है खिड़की पर पूरी तरीके से बैठा हुआ था, मेरी जो नज़रें थी बाहर थी, उन नज़ारों पर थी जो मैं बाहर देख रहा था खिड़की से। तो मैं आई सेड ग्लूड टू द विंडो, यानी कि मैंने अपने आप को विंडो से चिपका कर रखा, यानी कि मैं वहीं रहा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज, सब के सब लोग हर जगह मुझे जो है किसी न किसी कार्य में व्यस्त नज़र आ रहे थे। विच हैड अ रिदम ऑफ ट्रिंक्लिटी, विच हैड अ रिदम एंड ट्रिंक्लिटी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल क्वाइट, पीसफुल। तो विच हैड अ रिदम एंड ट्रिंक्लिटी अबाउट इट, यानी कि बिल्कुल शांत मनोरम दृश्य मुझे दिखने को मिल रहा था। हर व्यक्ति अपने अपने काम में शालीनता से मग्न था। इट मैन ड्राइविंग कैटल, आदमी लोग अपने जानवरों को, मवेशियों को चराते हुए ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वुमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, जो महिलाएं थी वो झरनों से पानी को, जो पानी के जलाशय होते हैं वहाँ से पानी को भर के लाते हुए दिखाई दे रही थी। ओकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, और ओकेजनली यानी कभी कभी मुझे बीच बीच में बच्चे भी दिखाई दे रहे थे जो आकर अपने हाथों को ट्रेन की तरफ वेव यानी हिला रहे थे। तो ये सारा नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा था, ऐसा लेखक ने बताया। आगे देखते हैं बच्चों। इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स, यानी कि अब तक की कहानी में हमने इतना समझ लिया है कि लेखक जो है वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने के दौरान वो खिड़की से बाहर ग्रामीण जहाँ जहाँ से ट्रेन होती हुई गुजर रही है वो बाहर के पूरे नज़ारे को देखते हुए, उसका आनंद उठाते हुए अपनी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। फिर वे आगे बताते हैं, इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स, यानी कि ये बहुत ही एस्टोनिशिंग है। एस्टोनिशिंग कहने का मतलब है बहुत ही चौंका देने वाला है कि किस प्रकार से जो हमारी लैंडस्केप है, यानी कि जो हमारा प्रकृति दृश्य है, हमारा जो भू दृश्य है, वो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड, जैसे जैसे कोई जो है नॉर्थवर्ड्स यानी कि उत्तर
दिशा की ओर जाता जा रहा है, तो किस प्रकार से हमें भूदृश्य में परिवर्तन दिख रहा है, ये बहुत चौंका देने वाला है। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द गंगा रिवर एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैव इनवाइटेड इन्वेशंस टर्मल एंड चेंज, यानी कि जो रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द गंगा रिवर है, यानी कि जो गंगा नदी है उसके जो समतल मैदान हैं वो बहुत ही ज़्यादा, और जो उपजाऊ जो मैदान है वो बहुत गंगा नदी के, और उसका न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज कहने का मतलब है, न्यूमरस कहने का मतलब है बच्चों बहुत ज़्यादा रूप में, विशाल रूप में। ट्रिब्यूटरीज कहने का मतलब है जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं वो गंगा के तट पर जो समतल उसका मैदान है और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन्होंने इस प्रकार से अपना प्रतीत कर रही थी जैसे हैव इन्वाइटेड इन्वेशन, जैसे वो किस चीज़ का इन्वाइटेड कर रही हो, इन्वेशंस का, यानी कि किसी आक्रमण का। एंड टर्मल्स एंड चेंजेस, इस प्रकार से परिवर्तन नज़र आ रहा था, ऐसा लेखक बताते हैं। अब अराउंड 1500 BC फेयर स्किन, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, अराउंड 1500 BC फेयर स्किन आर्यंस, यानी कि जो सफ़ेद स्किन वाले आर्यंस थे वो हमारे यहाँ पर घूमने के लिए, स्वेप्ट इन यानी कि घूमने के लिए आए थे, थ्रू द माउंटेन पासेस यानी कि पर्वतीय मार्गों से, फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से, दूर उत्तर पश्चिम दिशा से माउंटेन के रास्ते जो हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। उसके बाद 10वीं शताब्दी में 10th century बॉट मुस्लिम, 10वीं शताब्दी जो है मुस्लिम को लेकर आई, मुस्लिम जाति के लोगों को लेकर आई, who later mingled with the local people and become an integral part of the country, वो बाद में हमारे देश में इस तरीके से मिल गए, इस तरीके से मिंगल्ड हो गए लोकल पीपल यानी कि जो आम जनता के साथ इस प्रकार से उनका हिलना मिलना हो गया कि वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हमारे कंट्री का, हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य दूसरे को जो है एक मार्ग देने लगा। एंड रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंक्लूड, और कहने कंटिन्यूड, यानी कि जो धार्मिक विजय थी वो जारी रही, वो लगातार होती रही। ऑल दिस टाइम, उसी समय पे द पार्ट ऑफ इंडिया, हमारा जो भारत का भाग था, जैसे कि साउथ ऑफ द ट्रॉपिक, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कहने का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहने का मतलब है कर्कीय रेखा का जो साउथ वाला पार्ट है, और वहाँ का जो हमारा इंडिया था उस एरिया का, द इंडिया ऑफ साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिमेन लार्जली अनटच्ड, वो एरिया, साउथ का एरिया वो टोटली अनटच्ड यानी कि अभी भी अछूला था, यानी वो कहीं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ था, और वो सेफ यानी कि सुरक्षित था। कहाँ पे सुरक्षित था? बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंड एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, यानी कि किसकी ढाल के पीछे? जो ढाल थी विंड और सतपुड़ा पर्वतों की खाड़ियों की जो ढाल थी उसके पीछे, वह साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरी तरीके से यानी कि सुरक्षित रहा। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वोवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनएक्सेसिबल प्रोटेक्शन, और ये जो नदियों के नाम बताए गए हैं बच्चों, जैसे द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, इन्होंने एक जाल, वोवन मतलब बिनना, नेट मतलब जाल, एक प्रकार का जाल बिन दिया था जो ऑलमोस्ट अनएसेसिबल, अनएसेसिबल कहने का मतलब है जो अपराजय था, अपराजय वाला एक प्रोटेक्शन मतलब कि एक सुरक्षा कवच था फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला के लिए। टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके लिए एक कवच का काम कर रही थी, एक ढाल की, एक सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। ये सारी नदियाँ जो इस तरीके से बिछी हुई थी जैसे मानो कोई उन्होंने अपराजय करने वाला कोई जाल या कोई सुरक्षा कवच वाला जाल तैयार कर दिया हो। टू ब्रिंग मी to Delhi, my train had crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancement. टू ब्रिंग मी टू द दिल्ली, जब मैं दिल्ली पे पहुंचा तो वह बताते हैं कि मेरी ट्रेन जो थी उसने ये सारे जोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स को क्रॉस करते हुए, मतलब कि जितनी भी भूगोलीय इम्पेडिमेंट्स यानी कि जितनी भी बाधाएं आती गई उन सब को क्रॉस करते करते मेरी ट्रेन जो है आगे बढ़ती जा रही थी।
और किसके माध्यम से? थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, यानी कि जिस प्रकार से वह ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो लेखक बताते हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट की ताकत की वजह से मेरी जो ट्रेन थी वो पूरी कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही थी और सारी जोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स जितने भी आ रहे थे उनको क्रॉस करते हुए ट्रेन जो है आगे बढ़ती जा रही थी। I halted for a week in Delhi। halted का मतलब होता है रुकना। अब वो कहते हैं, लेखक यहाँ पे बताता है I halted for a week in Delhi, यानी कि मैं एक सप्ताह के लिए दिल्ली में रुका। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन, और ये जो शहर था, दिल्ली जो शहर था, वो सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन का शहर माना जाता है। महान सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन, जो एक साधु संत थे, सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन का शहर दिल्ली में मैंने एक सप्ताह के लिए मैं रुका। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, और मैंने एक इंटरव्यू में पार्ट किया, मैं वहाँ पर पहुँचा। एट DTD&P, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है बच्चों एयर, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। इस जगह पर मुझे जो है इंटरव्यू देने के लिए मैं दिल्ली में वहाँ पर पहुँचा। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू। अब लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, मेरा इंटरव्यू जो बहुत अच्छा गया। द क्वेश्चंस वर ऑफ अ रूटीन नेचर, जो क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे, जिस डिपार्टमेंट में मैं पहुँचा था, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में, जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो इट वाज वेरी नाइस। कहता है कि हमारा जो इंटरव्यू था वो अच्छा गया, और क्वेश्चन जो थे वो डेली रूटीन वाले नेचर पे थे, जो प्राकृतिक डेली प्रश्न होते हैं उन पर आधारित थे सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस। एंड डिड नॉट चैलेंज माय नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव नॉलेज से रिलेटेड कोई नहीं था। डिड नॉट चैलेंज माय नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी जो विषय से संबंधित कोई ऐसे नॉलेज वाले क्वेश्चन नहीं किए गए थे। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। अब लेखक बताते हैं कि उसके बाद मैं आगे बढ़ा देहरादून के लिए। देहरादून भी मुझे जो है इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। इस बार मेरा इंटरव्यू होना था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए जो मेरा इंटरव्यू होना था वो देहरादून में होना था। एट द सिलेक्शन बोर्ड, जब मैं सिलेक्शन बोर्ड पर पहुंचा, एट द सिलेक्शन बोर्ड द एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनैलिटी, यानी कि जिस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था वो पर्सनैलिटी। वहाँ के इंटरव्यू में, देहरादून में जो इंटरव्यू हुआ एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का, वहाँ के इंटरव्यू में ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो पर्सनैलिटी पे दिया गया था। देन ऑन इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड प्रश्न ना पूछकर पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया गया था। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर, हो सकता है वो लोग स्वास्थ्य संबंधी यानी फिजिकल फिटनेस से संबंधित कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हों, और उसके आर्टिकुलेट मतलब उसी से जुड़े हुए तौर तरीकों को परखना चाह रहे हो। तो सारे जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए वो बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी था, ऐसा लेखक ने हमें बताया। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, अब वो कहता है कि मैं बड़ा एक्साइटेड था परंतु मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था। डिटरमाइन, यानी कि बड़ा दृढ़ निश्चय था, बट एनेक्शियस, लेकिन थोड़ा सा चिंतित भी था। कॉन्फिडेंट बट टेंस, अब वो कहता है मैं बिल्कुल भरोसा मुझे था, बिल्कुल पूर्ण विश्वास था, बट टेंस यानी कि लेकिन थोड़ा सा मेरे को जो है चिंता भी, तनाव भी, मेरी तनाव की स्थिति भी बन रही थी, ऐसा लेखक ने हमें बताया। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25th एग्जामिन, यानी कि वह कहता है कि आई कुड ओनली फिनिश 9th, मेरा 9th नंबर था इन द बैच ऑफ 25th एग्जामिन, जो 25 लोगों का जो परीक्षण किया गया उसमें मेरा 9th नंबर था। टू सिलेक्ट 8 ऑफिसर्स, और उन 25 लोगों के एग्जामिन में मेरा 9th नंबर था, और जो सिलेक्शन हुआ वो 8 ऑफिसर्स का हुआ, यानी कि 1 से लेके 9th नंबर पर इनका नंबर था, और 8th तक का सिलेक्शन हुआ फॉर द ऑफिसर्स फॉर कमिश्निंग। कमिश्निंग का मतलब है जो अधिकारी लोग चुने गए थे एयरफोर्स के लिए, उसमें से 1 से 8th तक के सारे ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ, और 9th नंबर इनका था। इस लेखक का नंबर जो था वो 9th था आउट ऑफ 25 एग्जामिन से। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, अब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया कि मैं एक नंबर से चूक गया। यदि 9 लोगों का सिलेक्शन होता तो 9th नंबर मेरा ही था, परंतु 8 लोगों की लिस्ट क्लोज हो गई और 8 लोगों का जो है एग्जाम सिलेक्शन हो गया। एंड मैं बहुत ज़्यादा निराशा से भर गया, बहुत ज़्यादा हताश हो गया। इट लुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रिहेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। अब यहाँ पे लेखक बताते
हैं कि मुझे जो है इट टुक मी सम टाइम, मुझे बड़ा समय लगा, कुछ समय लगा मुझे अपने आप से समझौता करने में, समझाने में, और ये समझाने में कि मेरे हाथ से ये जो अवसर था मेरी उंगलियों से फिसलता हुआ चला गया। कौन सा अवसर चला गया? एयरफोर्स में मेरे सिलेक्शन का जो अवसर था वो मेरे हाथों से निकल गया, अब मेरी उंगलियों से वह निकल गया। ये समझाने में मुझे थोड़ा समय लगा अपने आप को। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड एंड स्टूड एट द एज ऑफ अ क्लिफ। अब वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और अपने आप को वहाँ से निकालते हुए सिलेक्शन बोर्ड से मैं जाके सीधा जो खाड़ी ऊंची जो पर्वत होते हैं, क्लिफ होते हैं, पर्वतों की जो चोटियाँ होती हैं, उसका जो किनारा है वहाँ पे मैं खड़ा रहा। देयर वॉज अ लेक फार बिलो, कुछ दूरी पर वहाँ पे एक झील थी, लेक थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट, मुझे अच्छे से ज्ञात था कि अब आगे के जितने भी दिन आएंगे, अहेड यानी आगे के जितने भी दिन आएंगे वो मेरे लिए बहुत ही कठिनाई से भरे होंगे। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और उनके पास देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके उनको आंसर, कुछ उत्तर नहीं मिल रहे थे, एंड अ प्लान ऑफ एक्शन, और उनकी बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो उनको तैयार करनी थी, परंतु कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत हताश परेशान हो गए थे जैसे उन्हें पता चला कि एयरफोर्स सिलेक्शन में उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, वो 1 नंबर से रह गए थे। आई ट्रैक डाउन टू ऋषिकेश, और वह चलते हुए सीधा जो है अपने आप को कहाँ पहुँचाते हैं? ऋषिकेश, यानी कि अब लेखक जो है ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। आई बाथड इन द गंगा एंड रिवील्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, यानी कि मैंने गंगा में स्नान किया और अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र किया। और उसके बाद लेखक कहते हैं देन आई वॉक टू द शिवानंद आश्रम, उसके बाद मैं शिवानंद आश्रम पर चलकर पहुंचा, जो वहीं कुछ थोड़ा सा आगे हिल पर बसा हुआ था, सिचुएटेड यानी कि स्थापित था। आई कुड फील द इंटेंस वाइब्रेशन, अब वो कहते हैं कि जब मैं जैसे ही वहाँ पर शिवानंद आश्रम में मेरा पहुँचना होता है तो मुझे एक तीव्र यानी कि बहुत ही तेज एक इंटेंस वाइब्रेशन का एहसास होता है। आई कुड फील द इंटेंस वाइब्रेशन, यानी कि एक तीव्र जो है इंटेंस वाइब्रेशन यानी कि कंपन अंदर से मुझे महसूस होती है। व्हेन आई एंटर, जैसे ही मैं अंदर वहाँ पर प्रवेश करता हूँ शिवानंद आश्रम में, आई सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ साधु सीटेड एट अराउंड इन अ स्टेट ऑफ ट्रेंस, यानी कि बहुत सारे साधु जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक लार्ज नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रुप में एक साधु जो हैं वो पूरे बैठे हुए थे, ऑल अराउंड यानी कि चारों तरफ, इन अ स्टेट ऑफ ट्रेंस। ट्रेंस कहने का मतलब है बहुत ही तन्मयता के साथ वो लोग जो है चारों तरफ बैठे हुए थे। आई हैड रेड दैट साधुज वर साइकिक पीपल, यानी कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ रखा था कि जो साधु होते हैं वो बहुत ही साइकिक होते हैं, यानी कि इंद्रियों को संवेदनाओं को समझने वाले होते हैं, ऐसे होते हैं साधु। ऐसा लेखक कहते हैं कि मैंने पढ़ा था, पीपल हु नो थिंग्स इंट्यूटिवली एंड इन माय डिजेक्टेड मूड, और ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत ही सहज ज्ञान से ही जो है समझ जाते हैं, इंट्यूटिवली समझ जाते हैं। और मेरे इस तरीके से जो मेरा दुखी मूड था, मतलब कि मेरा जो मिजाज जिस तरह से मैं दुखी था, परेशान था, उदास था, जैसे उन्हें कुछ पता चल गया हो। I sought answer to the doubts that troubled me, यानी कि मैं उन मेरे दिमाग में जितने भी मुझे परेशान करने वाले जो प्रश्न उठ रहे थे, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जो मुझे समस्या क्रिएट कर रहे थे मेरे दिमाग में, उन शंकाओं के हल जानना मैं चाहता था, उनके हलों को मैं ढूंढना चाहता था। I sought answer to the doubts that troubled me, जो मुझे परेशान कर रहे थे उन प्रश्नों का मैं उत्तर जानना चाहता था। I met स्वामी शिवानंद, अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्ध, यानी कि मैं शिवानंद जी से मिलता हूँ, मेरी मुलाकात शिवानंद जी से होती है। अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्ध, एक ऐसा आदमी जो बुद्ध के समान प्रतीत हो रहा था। वियरिंग अ स्नो वाइट धोती, जिन्होंने बिल्कुल श्वेत रंग की जो है धोती पहनी हुई थी। एंड वुडन स्लीपर, यानी कि उन्होंने खड़ाऊ लकड़ी के चप्पल पहने हुए थे। ही हैड एन ऑलिव कॉम्प्लेक्शन, उनका जो वर्ण का रंग था, यानी कि जिस प्रकार से उनके शरीर का जो स्किन होता है उसका जो रंग था, कॉम्प्लेक्शन
जो था वो बिल्कुल ऑलिव यानी कि जैतून के समान था। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज यानी कि काली भेदती हुई उनकी आंखें थी। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज इरिस्टेटेबल यानी कि मैं उनकी इरिस्टेटेबल यानी कि उनके प्रबल तेज को देख कर मेरी निगाहें उन पर टिक गई। ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल उनकी जो मुस्कान थी वो बच्चों की समान थी। एंड ग्रेसियस मैनर उनका उदार व्यवहार था। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द स्वामी जी मैंने अपना जो परिचय है स्वामी जी को दिया। माई मुस्लिम नेम अराउज नो रिएक्शंस इन हिम मेरा मुस्लिम नाम को सुनकर भी उन पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बिफोर आई कुड स्पीक माई फर्दर ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो। बिफोर आई कुड स्पीक मैं इससे पहले कि कुछ पूछ पाता कुछ बोल पाता, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स उन्होंने मुझसे ये जानना चाहा कि बेटे तेरे दुख का कारण क्या है तेरे दुख का सोर्स क्या है, कौन सा ऐसा साधन है जो तुझे पीड़ा दे रहा है। ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वाज सैड एंड आई डिड नॉट आस्क। और उन्हें वो जो है ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्लेनेशन यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं समझाया कि कैसे उनको मेरे बारे में मेरे दुख के बारे में पता चल गया, जबकि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था ना मैंने उन्हें बताया था। फिर भी उन्होंने मेरे को देखकर समझ लिया कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछ लिया। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly। मैंने उनको अपनी असफलता के बारे में बताया कि किस प्रकार से मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने में किस प्रकार से मैं जो है पूरी तरीके से असफल रहा हूँ और मेरी जो लंबी इच्छा थी बहुत ही पुरानी लंबी इच्छा थी कि मैं आकाश में उड़ूँ, ये मेरी इच्छा जो है हमेशा के लिए जो है अब मैं प्रयास करने के बावजूद मुझे जो है असफलता मिली तो मैं असफल रहा हूँ। ही स्माइल वॉशिंग अवे ऑल माई एनेक्सिटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। वह मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट को देखकर जैसे वॉशिंग अवे ऑल मेरी सारी चिंता जो है पूरी एकदम से जो है विलोप हो गई, गायब हो गई। देन ही सेड इन अ फेबल बट वेरी डीप वॉइस उसके बाद उन्होंने अपनी धीरे लेकिन गहरी आवाज़ में मुझसे कहा, Desire when it seems from the heart and the spirit, when it is pure and intense, possesses awesome electromagnetic energy। यानी कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि डिज़ायर यानी कि जो इच्छा है, जब इच्छा हमारी जो है हृदय से हमारी आत्मा से उत्पन्न होती है और जब वो पूरी तरीके से पवित्र रहती है तीव्र रहती है तब वे बहुत सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है यानी कि जितनी भी आपकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जाएँ हैं उसको जो है प्रभावित करती है, उस पर अधिकारित रहती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड और यही ऊर्जा जो है हर रात जो है ईदर ईच नाइट दिस एनर्जी इज रिलीज इनटू द ईदर ईच नाइट यानी कि यही ऊर्जा जो है स्रावित होती है हर रात को पूरी वायु में पूरी आकाश की ओर। एज द माइंड फॉल्स इन द स्लीप स्टेट जब हमारा मस्तिष्क जो है निंद्रा के अवस्था में होता है। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट और हर सुबह जो वह अपनी चेतना की स्थिति में पुनः आ जाती है। रीइंफोर्स्ड यानी कि पूरी ही ताकत से पूरी ही मजबूती के साथ विद द कॉस्मिक करंट यानी कि उसी कॉस्मिक ब्रह्मांडीय तरंगों से मजबूत होकर जो है वह फिर से पुनः वापस आ जाती है। दैट विच हैज़ बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड यानी कि वह जो है इस तरीके से प्रदर्शित होती है, इस तरीके से इस निश्चित दिशा के साथ कि वह जो है सर्टेनली यानी निश्चित क्या रहती है, मैनिफेस्टेड कहने का मतलब है अपने आप को वह इस तरीके से प्रदर्शित या व्यक्त करती है जैसे वह सचमुच में रहती है या निश्चित उसकी जो छवि है वो हमें सही प्रतीत होती है। यू कैन रिलाई अब लेखक कहते हैं लेखक को कहा जाता है जो स्वामी शिवानंद जी के द्वारा लेखक को कहा जाता है यू कैन रिलाई यानी कि आप जो है निर्भर रह सकते हैं, आप बहुत ही युवा हैं अपॉन दिस एजलेस प्रॉमिस और एज श्योरली एज यू कैन रिलाई अपॉन द एटर्नली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज। जिस प्रकार से सूर्य का एक अनब्रोकन यानी कि कभी ना टूटने वाला एक वादा रहता है कि वह रात्रि के बाद पुनः सवेरे
जो है प्रकाश लेकर आता है। इसी प्रकार से तुम उस पर भी भरोसा कर सकते हो। एजलेस प्रॉमिस यानी कि जो बिल्कुल अनंतकालीन विश्वास, अनंतकालीन जो है तुम उसको एक विश्वास, प्रॉमिस यानी कि एक वादा कर सकते हो उस निश्चितता के साथ जिस प्रकार से सूर्य का एक वादा रहता है कि वह रात्रि के बाद पुनः सवेरे जो है प्रकाश की किरणों को लेकर अपने साथ आता है। एंड ऑफ द स्प्रिंग, और जिस प्रकार से बसंत जो है वो भी एक समय के बाद पुनः हर साल जो है आता है। तो इस प्रकार से तुम जो है विश्वास कर सकते हो, क्योंकि इच्छा जो है लेखक को बताते हैं शिवानंद जी की इच्छा जो है कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे जो है हृदय से और तुम्हारी जो है मन के निकलने वाली तरंगों की तरह ही है, जो एक समय शांत रहती है और दूसरे समय जो है बहुत ज़्यादा उजागर हो जाती है। When the student is ready, the teacher will appear। अब उसके बाद स्वामी शिवानंद जी ने लेखक को और समझाते हुए कहा कि जब स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जब ही तैयार होता है, रेडी होता है, द टीचर विल अपीयर, तभी उसके सामने क्या हो जाए, कौन प्रकट हो जाएगा, एक शिक्षक। When the student is ready, जब स्टूडेंट्स जो है रेडी है तभी उसके सामने जो है एक अध्यापक है। हाउ ट्रू, किस प्रकार से ये सत्य है, कैसा सत्य है। Here was the teacher to show the way to a students, यहाँ एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थी को मार्ग दिखा रहा है। Who had nearly gone astray, जो पूरी तरीके से जो है गुमराह हो चुका है, उसको जो है वो सही दिशा निर्धारित कर रहा है। और कहते हैं स्वामी शिवानंद जी, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, यानी कि अपने भाग्य में जो लिखा है उसे तुम स्वीकार करो। एंड गो अहेड विथ योर लाइफ, और अपने जीवन में तुम आगे बढ़ो। यू आर नॉट डिस्टाइंड टू बिकम, यानी कि तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा था यू आर नॉट डिस्टाइंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, कि तुम एयरफोर्स पायलट बनोगे। वॉट यू आर डिस्टाइंड, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ, वो अभी प्रकट नहीं हुआ है, बट इट इज़ प्री डिटरमाइंड, लेकिन ये पहले से निश्चित है। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह पहले से निश्चित है, परंतु वह भी प्रकट नहीं हुआ है, समय आने पर वह प्रकट हो जाएगा। फॉरगेट दिस फेलियर एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टाइंड पाथ, अपनी सारी असफलताओं को तुम भूल जाओ, क्योंकि असफलताओं से हमें असफलताएं सिर्फ इसलिए आवश्यक होती हैं ताकि वो तुम्हें सही निर्धारित मार्ग पर ला सकें, इसलिए असफलता का होना भी जरूरी है। असफलता से ही व्यक्ति सफलता के मार्ग पर पहुंचता है। सर्च इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पज़ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, और वे कहते हैं कि तुम ढूंढो, तुम पता करो किसके बदले में, फॉर द ट्रू पर्पज़ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, कि तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम्हारे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है। बिकम वन विथ योर सेल्फ, अपने आप में तुम एक बनो। माई सन, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, ऐसे करके स्वामी शिवानंद जी ने उन लेखक को समझाया। सरेंडर योरसेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड, स्वामी जी ने अंत में ये भी कहा कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के सामने जो है समर्पण कर दो। अपनी इच्छाओं का समर्पण भगवान की इच्छाओं के सामने समर्पण कर दो, ये मानते हुए कि जो उनकी इच्छा थी वही होगा, और हम अपनी इच्छाओं का समर्पण भगवान की इच्छाओं के सामने करते हैं। ऐसे स्वामी जी ने उन्हें समझाया। जब उन्हें समझाया गया, I returned to Delhi and inquired at the DTP&P एयर, यानी कि वह जब अपने दिल्ली को रिटर्न होते हैं लेखक, तो वह फिर से पता लगाते हैं कि मैंने जो DTP&P में जो इंटरव्यू दिया था उसका क्या हुआ। अबाउट द आउटकम ऑफ माई इंटरव्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन रिस्पॉन्स आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, और बदले में मैं तो जानने ये गया था, लेखक कहते हैं कि मैं ये जानने गया था कि मैंने जो वहाँ पर इंटरव्यू दिया था उसका क्या हुआ, परंतु मुझे बदले में वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर ही प्राप्त हो गया, यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर रहता है, अपॉइंटमेंट लेटर ही मुझे हाथ में पकड़ा दिया गया। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और अगले दिन जो है मुझे ज्वाइन करना था सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर, जिस पर मुझे बेसिक सैलरी मिल रही थी 250 रुपीज़ पर मंथ। इफ़ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी आई थॉट लेट इट बी सो, और मैंने यह मानकर उस 250 पर मंथ वाली जॉब को, जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट मुझे मिली थी, उसे मैंने ये मानते हुए स्वीकार कर लिया कि यदि यही मेरा भाग्य है तो ऐसा ही होगा और मुझे ये स्वीकार करना है। फाइनली आई वॉज फिल्ड विद द मेंटल पीस, और अब मैं जो हूँ पूरी आत्मिक शांति से, मानसिक शांति से भरा हुआ था। मेरा दिमाग जो है पूरी तरीके से शांत था। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रिसेंटमेंट, मुझे किसी प्रकार का रिसेंटमेंट यानी कि क्रोध या गुस्सा या कड़वाहट मेरे मन में नहीं थी। एट माई फेलियर टू
एंटर द एयरफोर्स, जब मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया तब मेरी जो भी मेरी फेलियर थी, असफलता थी, मतलब एयरफोर्स को ज्वाइन करने में जो मेरी फेलियर थी उसका मुझे ज़रा सा भी अफसोस या गुस्सा या क्रोध मेरे अंदर नहीं था कि मैं असफल रहा एयरफोर्स को ज्वाइन करने में। मुझे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट मिली, एज अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ मुझे मिल रहा था। मैंने इसी को अपना भाग्य मानकर उसे स्वीकार किया और एयरफोर्स का जो मेरा फेलियर रहा उसके प्रति मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं रही, ऐसे लेखक बताते हैं। ऑल दिस वॉज हैपन इन 1958, ये सारी घटना बच्चों 1958 में हुई थी। और इस कहानी के जो लेखक हैं सबसे मेन बात वो है कि APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ बच्चों, इसकी जो कहानी के लेखक हैं वो APJ अब्दुल कलाम है, यानी कि ये APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर, वास्तविक जीवन पर घटित हुई ही घटना है। उन्होंने अपने जीवन को ही यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से उन्हें जो है एयरफोर्स पायलट बनने का जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, परंतु जो उन्हें स्वीकार हुआ और जो भी उन्हें मिला उन्होंने उसको सहज स्वीकार किया बिना किसी कड़वाहट के। तो बच्चों वो APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने अपने जीवन के बारे में हमें बताया कि उनके जीवन में किस प्रकार से दुविधा आई और फिर उसका सामना उन्होंने कैसे किया। ये हमारे लिए भी सीख है कि जीवन में हमें असफलता मिलती है, परंतु उस असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए ताकि वह हमें जो है एक दिन सफलता के मार्ग पर ले जाए। जिस प्रकार से इन्होंने भी अपने जीवन में स्ट्रगल किया, काफ़ी निराश हुए, परंतु अंततः उनके साथ अच्छा हुआ। और ये कहानी के जो लेखक थे वो थे APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक भी हैं रहे और हमारे पूर्व जो है राष्ट्रपति भी रहे। और इनका नाम APJ अब्दुल कलाम, इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में हुआ था। तो बच्चों ये पूरी ओवरऑल कहानी थी APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं इस पर जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हमने स्टोरी में पाए उन्हें। चलिए देखते हैं, शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहला कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र, टर्बन्स पगड़ी, वुमेन फॉक महिलाओं का दल, स्प्लैशेस धब्बा, इनहेबिट निवास करना, ग्लूड चिपका हुआ, ट्रिंक्विलिटी यानी शांति, ओकेजनली कभी कभी, एस्टोनिशिंग चौंका देना, लैंडस्केप भूदृश्य, नॉर्थवर्ड्स उत्तर में, न्यूमरस बहुत ज़्यादा, एंड ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी, इन्वेशंस यानी कि आक्रमण, टर्मोल यानी कि हलचल, स्वेप्ट यानी कि घूमा हुआ, मिंगल यानी कि मिल जाना, और इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल का मतलब है अनिवार्य या पूर्ण रूप से, कॉन्क्वेस्ट यानी जीत या विजय, अनएसेसिबल अपराजय, पेनिसुला प्रायद्वीप, इम्पेडिमेंट्स बाधा, हॉल्टेड यानी कि रुकना, एम्फेसिस नंबर 24 पे देखते हैं, जोर लगाना, एंड आर्टिकुलेट यानी कि जुड़ा हुआ, एंड कमीशनिंग अधिकार देना, कम्प्रीहेंड यानी कि समझना, इंटेंस यानी कि तीव्र, ट्रेंस यानी कि तन्मयता, साइकिक यानी कि अतीन्द्रिय संवेदी, और इंट्यूटिवली का मतलब है सहज ज्ञान से, और स्टेम्स का मतलब होता है बच्चों उत्पन्न होना। आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय, ईदर आकाश या वायु, कॉन्शियस जागरूक, रीइंफोर्स्ड मजबूत बनाना, कॉस्मिक ब्रह्मांडीय तरंगे, मैनिफेस्टेड व्यक्त करना, रिलाय निर्भर होना, एजलेस अनंतकालीन, स्ट्रॉय गुमराह कर देना या दिशाहीन कर देना, और रिसेंटमेंट यानी कि होता है गुस्सा या क्रोध। तो बच्चों ये सारे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे कठिन शब्द जो हमने पाठ के अंतर्गत पाए हैं वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर हमने तैयार कर रखे। तो बच्चों ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको भी अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि जब भी आप पाठ का अध्ययन करें तो आपको किसी भी प्रकार की कठिन शब्दों का सामना हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन नंबर 8 जिसका नाम था 1 स्टेप अहेड वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे जो प्रश्न उत्तर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।